Hi, my name is Ritu Sharma and I am preparing for banking exams 2023. I hope you all are doing well and I welcome you all to my channel Be Confident. तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ लिखा है इंश्योरेंस सब्जेक्ट बाय स्टडी IQ। और स्टडी IQ में इंश्योरेंस सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है? हमारे गुरुदेव डॉक्टर गौरव गर्ग सर। अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की कर रहा है, एसएससी की कर रहा है, स्टेट लेवल की कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है और अगर उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट ने डॉक्टर गौरव गर्ग सर का नाम नहीं जाना होगा। डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के, जिसे आई थिंक जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो हर एक स्टूडेंट इन सर को जानता होगा। और मैं उनकी एक प्रीमियम स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे पेड कोर्स लेके पढ़ाई करी है। मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ उनसे और उनसे अभी इंश्योरेंस भी पढ़ रही हूँ। तो मैंने ना एक चीज़ सोची कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प की जाए जो डायरेक्टली हमारे सर से पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि वो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन सर से पढ़ के अपने नोट्स बना के उनको अच्छे से समझ के और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हो सकता है मेरे साथ किसी स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाए जिसको सीरियसली मतलब उनसे पढ़ना है उन बच्चों को, लेकिन वो कोर्स खरीद नहीं पाते हैं। सो देखो, मैं कोशिश करूँगी। मैंने सर से एक्चुअली जो भी पढ़ा है, सर ने जो भी अपने पेड कोर्स में पढ़ाया है, मैंने ना एज इट इज़ उनको अपने नोट्स में बनाया है। उनके एक लाइन ऑलमोस्ट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करा है, मैंने मेरे नोट्स में कर सकूं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये इंश्योरेंस पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, आप लोग एक वीडियो मेरा देखिएगा, आप पूरा पेशेंस रख के देखिएगा। जो भी LIC का एग्ज़ाम दे रहा है पर्टिकुलरली उनके लिए है ये वीडियो। तो पहले आप देखिएगा, आपको समझ में आता है देन आप लोग उसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इट्स फाइन। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू। सो चलो देखते हैं कैसे क्या करना है। और एक बात, अगर देखो मैंने जैसे अभी बोला है कि ये वीडियो LIC की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है, बट ना एक चीज़ और बोलूँगी, अगर कोई ऐसा पर्सन जो मेरा वीडियो देख रहा है वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है या कोई एज में भी है पर्सन, कोई भी है, तो ना अगर आप लोग जस्ट इंश्योरेंस सेक्टर का नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इंश्योरेंस में कैसे क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, कैसे क्या प्रोसीजर रहते हैं, उन सब के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। ओके, सो देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ को समझा सकूँ, और अगर फिर भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस को, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया से, राइट। हमारे इंडिया में इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही थी, हम उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस है ना, इसका कॉन्सेप्ट हमारा आज का नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मतलब जो मनु ने मनुस्मृति लिखी, जो याज्ञवल्क्य ने धर्मशास्त्र लिखा, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, इवन वहाँ पे भी मतलब हमारे इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र किया हुआ है, राइट। बहुत ही डीप रूटेड हिस्ट्री है हमारी इंश्योरेंस की। जैसे मैरीटाइम हिस्ट्री जो होती है ना, हमारा समुद्री इतिहास है, उसमें भी मतलब इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ है। यूरोपियन कंट्रीज़ थी, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है, इवन आसियान कंट्रीज़ हैं, उन सभी के साथ हमारे मतलब मैरीटाइम बिजनेस रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो भी जहाज़ के थ्रू सामान को भेजना करना किया है, तो उनमें जो सामान भेजे जाते थे उनका भी मतलब इंश्योरेंस हुआ करता था पहले के समय में, ठीक है। फिर हम बात करें अगर हमारे महाकाव्य की, वेदों की, ठीक है, वहाँ पे भी मतलब इंश्योरेंस के बारे में जिक्र है, ठीक है। जो भी मतलब हमेशा से, चाहे वो फायर इंश्योरेंस रहा है, फ्लड इंश्योरेंस है, एपिडेमिक्स का था, तो उन सब में मतलब इंश्योरेंस होते रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इंश्योरेंस जो वर्ड है या जो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आज नहीं आया है, वो बहुत साल पहले से, बहुत सालों साल से चलता आ रहा है, ठीक है।
लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि जो इंश्योरेंस है वो हमारे भारत में लेके कौन आया, है ना, स्टार्टिंग कैसे हुई। तो उसके बारे में मैं बोलूँगी कि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड से हमारे इंडिया में इंश्योरेंस का ओरिजिन हुआ, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, अंग्रेज़ों का राज था, तो बस उनके थ्रू हमारे इंडिया में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो यानी जो हमारा इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले ही हमारे भारत में आ चुका था। अब फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में जो हमारा इंश्योरेंस बिजनेस खुला था वो कब खुला, तो वो खुला 1818 में, ठीक है। अब देखो इस एक चीज़ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस बिजनेस कौन सी खुली थी और कब खुली थी, ठीक है। तो उसका आंसर भी यही है कि ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि कैलकाटा में खुली थी, 1818 में खुली थी, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कब खुला या लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है पहली भारत में कब खुली, कहाँ खुली, तो वो भी आंसर क्या होगा, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि कैलकाटा में खुली थी 1818 में, ओके। तो ओनली इंश्योरेंस कंपनी पूछे या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पूछे, दोनों का ही आंसर होगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट। और अगर मैं लाइफ के बाद जनरल की बात करूं तो जो फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमारे इंडिया में जो खुली थी वो खोली किसने थी, अंग्रेज़ों ने, डेफिनेटली वो वाली भी कंपनी अंग्रेज़ों ने ही खोली थी। और जो अगर मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो ट्राइटन जनरल इंश्योरेंस हमारे भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ओके। अब देखो फर्स्ट कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस खुल तो गई, लेकिन एक्चुअली वो 1834 में 1835 में एक्चुअली वो कंपनी पिट गई, यानी कि फेल हो चुकी थी, ठीक है। देन 1870 में ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट आया, ठीक है। अब 1870 से लेके 1900 तक इंडियंस के द्वारा इंडिया में बहुत सारी कंपनीज खुली। अब उनमें से कुछ कंपनीज जैसे द बॉम्बे म्यूचुअल जो कि 1871 में खुली, ओरिएंटल जो कि 1874 में खुली, एम्पायर ऑफ इंडिया जो कि 1897 में खुली। अब ये जो ओरिएंटल है ये वो वाला ओरिएंटल इंश्योरेंस नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये तीनों जो कंपनीज थी वो बॉम्बे रेजिडेंसी में खुली थी। अब देखो, अब इंडिया की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडियंस ने खोली थी वो कौन सी थी, तो वो थी बॉम्बे म्यूचुअल जो कि 1871 में खुली थी। यानी कि जो पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो इंडिया की फर्स्ट ऐसी इंश्योरेंस कंपनी थी जो खुली थी, लेकिन वो खोली गई थी फॉरेनर्स के द्वारा। अगर हमें पूछे कि इंडियंस ने जो हमारे इंडिया में फर्स्ट कंपनी खोली वो कौन सी थी, तो उसका आंसर होगा बॉम्बे म्यूचुअल जो 1871 में खुली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले क्या होता था ना, इंडियंस कंपनीज़ को इतना मतलब आता नहीं था, कुछ ढंग से उनको कुछ नॉलेज भी नहीं था, और ना ही वो बाहर की कंपनीज़ के साथ में इतना ज़्यादा कंपटीशन को टॉलरेट कर पा रही थी। तो फिर ना धीरे धीरे 1905 में 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आया, स्वदेशी आंदोलन आया। इसमें कहा कि भाई हम लोग ना भारत की ही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे भारत में काफ़ी इंश्योरेंस की कंपनीज खुलने लगी इंडियंस के द्वारा, है ना। जैसे कि अब 1906 में आंदोलन स्टार्ट हुआ और फिर ऐसा सोचने के बाद में धीरे धीरे अगले ही साल 1906 के अंदर हमारी इंडियंस की कंपनीज और भी खुलने लगी, जैसे कि द यूनाइटेड इंडिया मद्रास में खुली, नेशनल इंडियन जो कि कैलकाटा में खुली, और तीसरी है नेशनल इंश्योरेंस वो भी कैलकाटा में खुली, और चौथी है कोऑपरेटिव एश्योरेंस जो कि लाहौर में खुली, ठीक है। अब ये जो चार कंपनीज हैं ये हमारी इंडियंस के द्वारा खोली गई थी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, और ये चार कंपनीज 1906 में खुली थी। अब इस चार में से ये NIC ओके, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये जो कंपनी है ये आज भी चल रही है, ओके। और देखो ये जो NIC है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
ये ना एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे पुरानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि आज भी चल रही है, तो उसका आंसर होगा NICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि 5 दिसंबर 1906 में कलकत्ता में खुली थी। ओके, अब नेक्स्ट 1906 में ये 4 कंपनियां खुली। उसके बाद में 1907 में हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी खुली, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो घर था ना जोरांस्को कलकत्ता में, वहाँ पे इनके घर को ही मतलब ये कंपनी बना दी गई 1907 में। तो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी कब बनी थी? 1907 में बनी थी। देखो, स्वदेशी मूवमेंट के बाद में ना धीरे धीरे इंडियन की बहुत सारी कंपनीज खुलने लग गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ना अब देखो बहुत सारी कंपनीज हो जाती है तो फिर ऐसे लगता है ना कि उनको रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, ऐसे तो फिर फ्रॉड्स हो जाएंगे। और एक्चुअली में बहुत सारे फ्रॉड्स हुए भी थे, ठीक है, हो चुके थे। तो फ्रॉड्स होंगे तो फिर लोगों का ट्रस्ट भी नहीं बनेगा, है ना। तो फिर उसके बाद में 1914 में 1914 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कंपनीज के रिटर्न को पब्लिश करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ना भारत में पहला स्टैट्यूटरी मेजर जो था वो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए आया था। यानी कि जो स्टैट्यूटरी मेजर है वो इंडिया में जो आया वो कौन से बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहली बार आया? तो वो आया लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है यदि कोई बॉडी किसको बोल रहे हैं यहाँ पे हम? किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अगर हम कोई नया इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, है ना, तो हमारे किसी एक्ट के कारण अगर वो इंस्टीट्यूशन बनता है तो हम उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब ये एक्ट क्या होता है? जब कोई बिल पार्लियामेंट में जाता है और लोकसभा और राज्यसभा उसे पास कर देते हैं, देन प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, देन हमारा एक्ट बन जाता है। यानी कि जब किसी इंस्टीट्यूशन को बनाने के बारे में उसके जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं वो अगर हमारे संविधान में नहीं लिखे गए हों, या हमारे संविधान में जब कभी अमेंडमेंट हुआ था तब भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया हो, उसके लिए एक अलग से एक्ट ला करके उसके बारे में रूल रेगुलेशंस बनाए गए हों, तो उसे हम स्टैट्यूटरी वर्ड देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैट्यूटरी मेजर है ये आया लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? 1912 में एक एक्ट लेकर आए। एक्ट का नाम था द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, और एक और लेके आए एक्ट जिसका नाम था द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928। अब देखिए इन दोनों ही एक्ट में बस एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे एश्योरेंस लिखा है, यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? तो कुछ नहीं है। देखिए, जब इंश्योरेंस लाइफ का होता है तो यानी कि इंश्योरेंस तो हम सबका कर सकते हैं, हेल्थ का, जनरल किसी भी चीज़ का, लाइफ का भी। इंश्योरेंस वाले एक्ट में सब चीज़ें मिक्स होती हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इस एक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो ये एक्ट आया ये रेगुलेट करता है सिर्फ लाइफ वाले इंश्योरेंस को, ओके। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर कोई गाड़ी खरीदते हो आप, महंगी सी गाड़ी है, बोले भाई क्या पता चोरी हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो ठीक है, आपने ना गाड़ी के चोरी होने के लिए इंश्योरेंस करा लिया। अब उसमें जो सम एश्योर्ड हो गया ना वो लगभग मान लो 2 लाख का था, ठीक है। अब देखो कोई गारंटी नहीं है कि चोरी हो ही हो गाड़ी, राइट। लेकिन अगर आप लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो तो ये तो गारंटी है ना कि आपकी मौत तो होनी है, मतलब मौत तो निश्चित है ना। अगर अपन ह्यूमन बीइंग है तो मौत तो फिक्स है कि वो तो होगी होगी, और अगर उस समय पे कवरेज चल रहा होगा तो आपकी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अश्योर्ड चीज़ है लाइफ का इंश्योरेंस, जो कि फिक्स है कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है तो आपकी डेथ तो पक्की है एक ना एक दिन। तो अश्योर्ड शब्द से बनता है एश्योरेंस। अब देखो 1912 में जब सबसे पहली बार ये एक्ट आया था तब हम लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया स्टैट्यूटरी वर्ड, ठीक है। यानी कि क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग एक्ट के तहत होती है तो हम लोग उसको स्टैट्यूटरी
कहते हैं, ठीक है। अब वैसे भी ना हम लोग 1912 की बात कर रहे तो तब तो संविधान बना भी नहीं था, ठीक है। अब देखो जो ये वाला एक्ट था 1912 वाला एक्ट, उसमें सिर्फ हम लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस के जो बिजनेस था उसको रेगुलेट कर पा रहे थे, लेकिन उस वक्त पे बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी खुल चुकी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि उनके लिए भी एक्ट बनाना पड़ेगा, उनके लिए भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी उनको रेगुलेट करने के लिए। तो फिर उन्होंने 1928 में दूसरा एक्ट भी लेके आए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928, जो कि हर चीज़ को मतलब लाइफ को भी जनरल को भी रेगुलेट करने वाली थी ये वाली स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ का और जनरल का दोनों का डेटा जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो भी इंडियन कंपनीज थी, फॉरेन की कंपनीज थी, उन सब का मतलब पूरा अकाउंट वगैरह का पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा जो भी था वो सब कुछ निकलवा लिया। अब देखो ये इंश्योरेंस के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे कैसे एक्ट बनाए। सबसे पहले 1912 वाला एक्ट आया, फिर थोड़ा बदलाव और आए कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ लाइफ का हो रहा है, यहाँ पे लाइफ और जनरल दोनों का हो जाएगा, ठीक है। 1912 का एक्ट आया, फिर 1928 का एक्ट आया, फिर 1900 अब आया 38 का एक्ट, जिसको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला एक्ट है ना ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, ठीक है, समझने में। तो द इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आज भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मतलब इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी ग्रो हुआ, मतलब अपना इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी ग्रो हुआ है इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये वो समय था जब सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही थी उस वक्त, ठीक है। उस टाइम पे मतलब दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो आप अपनी पॉलिसी कराना चाहते हो तो या तो आप फॉरेन कंपनीज के पास जाओ या फिर आप प्राइवेट कंपनीज के पास जाइए, ठीक है। तो ये वो समय था जब आज़ादी से पहले वाला, ठीक है, जब लोगों में इतना ना अवेयरनेस भी नहीं था, ठीक है। और भारत में उस समय पे मतलब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज बन चुकी थी और काफ़ी कंपटीशन भी हो गया था, लेकिन ना ऐसा था कि गलत चीज़ें भी होने लग गई, ठीक है। बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनके एलिगेशंस भी लगते रहे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी खुल चुकी हैं, तो क्यों ना अब इन सारी कंपनीज को कर दिया जाना चाहिए नेशनलाइज, ठीक है, यानी कि सरकार के अंडर में ले आते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा। तो मतलब जितनी भी सारी खूब सारी थी, मतलब बहुत सारी कंपनीज थी इंश्योरेंस की, तो उन सारी कंपनीज को सरकार ने या तो आपस में मर्ज कर दिया या उनको बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि सोचा अब इनको पूरा नेशनलाइज करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में वो ये एक्ट लेके आए थे 1938 वाला, ठीक है। अब ये जो 1930 का एक्ट है उसमें मतलब थोड़ा सा चेंजेस किया गया और 1950 में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया इस 1938 वाले एक्ट में। और करा ये कि जो 1938 वाले एक्ट में एक पॉइंट था प्रिंसिपल एजेंसीज का एक मतलब कॉन्सेप्ट है ये, तो इस कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है और एजेंट जो कि पॉलिसी बेचते हैं, ठीक है, और अपना कमीशन लेते हैं। तो ये वाली चीज़ को ना 1950 में बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ना एजेंट्स वगैरह जैसे थोड़ा फ्रॉड्स करने लगे थे उस वक्त पे, झूठ बोल के मतलब पॉलिसीज़ को बेच देते थे, तो काफ़ी फ्रॉड्स किए इस तरह से, मतलब स्कैम्स ना हो, मतलब इस टाइप के पूरे स्कैम्स ना हो उसके लिए इन्होंने ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट था 1938 में, उसको 1950 वाले एक्ट में बंद मतलब एबॉलिश कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया था, राइट। ये नेशनलाइजेशन हुआ है ये दो चीज़ों का है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस का और एक जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस वाली जो भी कंपनीज थी उनका जो नेशनलाइज हुआ वो हुआ 1956 में। 1956 में इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन हुआ और वहीं पे 1972 में सारी इंडिया की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन हुआ। तो 1956 में टोटल 245 इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों ही टाइप की जो इंश्योरेंस कंपनीज उस वक्त पे थी उनको आपस में या तो मर्ज कर दिया गया या कुछ को बंद कर दिया गया, उनको मिला के एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, उसका नाम था LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो
245 जो ये कंपनीज थी टोटल, उसमें से 154 यानी 154 इंडियन कंपनीज थी, 16 उसमें नॉन इंडियन इंश्योरर्स थे एंड 75 उसमें प्रोविडेंट सोसाइटीज़ थी। तो यानी कि 245 कंपनीज का एब्जॉर्प्शन करके 19 जनवरी 1956 में LIC जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको बनाने के लिए एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ और LIC को बनाया गया। तो LIC बनी थी तब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 5 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि जब हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो जब बनी थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन एज अ पेड अप कैपिटल कितना था, तो वो आंसर होगा 5 करोड़ रुपीस। ओके, अब 1956 से लेके 1999 तक ओनली जो LIC थी वो एक ही ऐसी कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस करती थी, यानी सिर्फ LIC की मोनोपोली रही है 1956 से लेके 1999 तक। तो क्वेश्चन है कि अगर LIC फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, तो वो है 1 सितंबर 1956 को हम LIC का फाउंडेशन डे मनाते हैं। अभी मैंने ऊपर एक वर्ड यूज़ किया था ऑर्डिनेंस, तो ये ऑर्डिनेंस यानी कि जो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है LIC, इसको बनाने के लिए जो ये अध्यादेश, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, जो जारी हुआ था, तो ये ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जैसे अगर कोई अपने पार्लियामेंट में लोकसभा और जो राज्यसभा का जो सेशन चलता है वो अगर बंद है, नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें किसी कानून को बनाना है तो उसके लिए हम लोग ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और फिर आगे जाके 6 महीने के अंदर में मतलब पार्लियामेंट में उसको एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब एक्ट बना देना पड़ता है। सो फाइनली 1 सितंबर 1956 को हमारी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक बढ़िया सा रेगुलेटर आ गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और LIC का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ओके, तो हमने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि उसका एक्ट कैसे बना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री बारे में। अब जो जनरल इंश्योरेंस जो है ये भी मतलब हमारे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो है उसकी वजह से हमारे इंडिया में आया है। ठीक है, और जो इंडिया में सबसे पहली जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है वो खोली ब्रिटिशर्स ने ही है। 1850 में 1850 में कैलकाटा में खोली ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। तो जो लाइफ वाला हमने पढ़ा था भाई, हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने खोली थी इंडिया में, वो कब खोली थी? 1818 में खोली थी और ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसका नाम था। ठीक है, वो भी कैलकाटा में खुली थी। अब जनरल इंश्योरेंस के बारे में है। अब 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी खुली। ठीक है, ये मतलब भारत में पहली कंपनी थी जो मतलब हर तरह के जनरल इंश्योरेंस करने लगी थी। ठीक है, फिर देन 1957 में इंडिया में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनाया गया। राइट, अब जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बना था वो बना था अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 64C। ओके, जो 1938 वाला एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया 1968 में। ओके, टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट्स एंड सेट मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन। अब ये मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि भाई कंपनीज के पास में ना इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स को दे सके, उसके बारे में ये बोलता है। ठीक है, तो अब इसमें जब 1938 वाले एक्ट में जब अमेंडमेंट हुआ 1968 में, तो ना उसी टाइम पे TAC भी बन गई थी। TAC क्या है यहाँ पे? टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, ये जो कमेटी है, इस TAC कमेटी का जो काम था वो ये था और ये डिसाइड करना था कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको मतलब अपना कितना प्रीमियम रखना चाहिए, मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट को डेवलप करना है, किस टाइप के प्रोजेक्ट पॉलिसी के लिए कितना प्रीमियम होना चाहिए, कैसा क्या उसके रिस्क को कवर करने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सारे TAC डिसाइड करता था। मैंने आपको पहले ही बताया है भारत में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो 1972 में हुआ है। ओके, लेकिन इसका जो एक्ट था जो इफेक्ट में आया, इफेक्टिव हुआ, वो 1973 में हुआ। राइट, यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ 1972 में और अगले ही साल ये एक्ट जो है इफेक्टिव हो गया 1973 1 जनवरी को। ठीक है, अब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
जब बनी तो इसने 107 इंश्योरर्स को एब्जॉर्ब किया। जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, तब हमने बोला था 245 कंपनीज को एब्जॉर्ब किया गया था। उसी तरह जब ये वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है, ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसने टोटल 107 इंश्योरर्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और ये पूरी 107 कंपनीज मिलकर 4 कंपनीज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बड़ी बड़ी 4 कंपनीज बना दिया गया इन 107 को मिला करके। अब उसमें से चारों में से देखो अब कौन कौन सी है। पहली है NIC यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड। दूसरी है NIAC यानी नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OIC। और चौथी है UIICL यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन सब के आगे आप ये L लगा सकते हैं लिमिटेड के लिए, राइट। और 1 जनवरी 1971 में 1971 में इन चारों कंपनीज को मिला करके एक कंपनी बना दिया गया, दैट इज GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। GIC भारत की एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1972 में और जो कि इफेक्टिव हुई 1973 में। देन 1972 से लेके 1999 तक GIC की ही मोनोपोली थी। तो 1999 तक LIC और GIC ये 2 ही थे, है ना। इसकी मोनोपोली थी लाइफ इंश्योरेंस के काम बिजनेस में, और इसकी थी जिसमें लाइफ भी था और जनरल इंश्योरेंस भी था। तो टोटली 1999 तक सिर्फ ये 2 ही कंपनियां थी जो इंश्योरेंस करती थी। देन 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए। उसके बाद में इंडिया की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड की इकॉनमी से जुड़ी, और मतलब हमारे जो भी इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर कैसे क्या ग्रोथ हुआ है आगे, उसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अब जो भी अपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस होंगे वो डेफिनेटली प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ही इंश्योरेंस पढ़ना तो स्टार्ट कर चुके होंगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टडी IQ के एज़ इट इज़ जो भी सर ने पढ़ाया है वो सभी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एज़ इट इज़ जो सर ने पढ़ाया वो सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ा सकूँ। सो आगे भी मैं बहुत सारे लेक्चर्स लाने वाली हूँ, यानी कि इंश्योरेंस का पूरा मैं ये जो भी सर पढ़ाने वाले हैं हमारे पेड कोर्स में, मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो गाइज होप फॉर द बेस्ट, क्या रिजल्ट रहता है। सो जय श्री राम टू एवरीवन।